गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो जुलाई का सर हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे और आज जुलाई को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। आज जुलाई कंप्लीट भी करेंगे हम लोग, बट आज का स्टार्ट करें इससे पहले के कुछ क्वेश्चन है वो रिवाइज कर लेते हैं, उनका आंसर बताइएगा। According to the recently released data, which of the following states has become the top exporter of electronic goods in 2022 से 23? According to the recently released data, which of the following states has become the top exporter of electronic goods in 2022 से 23? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या था? तमिलनाडु हैज बिकम द टॉप एक्सपोर्टर। ऑलराइट, इसका आंसर दीजिए। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, इस किताब के ऑथर का नाम क्या था? Who among the following is the author of the new book Prism the Ancestral Abode of the Rainbow? S. उन्नी कृष्णन नायर, आदित्य भूषण, विनोद मनकारा, विजय दत्ता। बताइए सर। इसका करेक्ट आंसर था विनोद मनकारा। और कौन सा डिस्कस किया था? 79th डिस्कस किया था, कल यहीं से आई थिंक स्टार्ट किया था। What is the name of the Asian Champions Trophy 2023 हॉकी टूर्नामेंट? हाँ जी सर, What is the name of the mascot for the Asian Champions Trophy 2023 हॉकी टूर्नामेंट? करेक्ट आंसर क्या था? बिल्कुल गोमन बाला, करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आज आप लोगों में से फर्स्ट क्लास है किसी का? किसी का है सर फर्स्ट क्लास? ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 89 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इंडिया सिक्योर्ड विच प्लेस एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर्स 2023? करेक्ट आंसर इज सेकंड प्लेस। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 89 तक हम लोगों ने कर लिया था, आज 90 से करेंगे। ओके, तो वेलकम आशिन जी, वेलकम गिकिर जी, वेलकम कामिन जी, है ना। बाकी और भी हमारे एस्पिरेंट्स जिनका पहला क्लास है, तो आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाला जो नवंबर में 26 नवंबर को एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। अब देखो, मैं करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स हमारा एक ऑन गोइंग सेक्शन, मतलब ये अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम, ठीक है। रामाशंकर जी, आप तो शायद कल से ज्वाइन किए मेरे ख्याल से, हाँ, तो आप भी शायद न्यू ही है अभी। तो करंट अफेयर्स हमारा ऑनगोइंग क्लास है, ये आपका जनवरी 2021 से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। अभी हम लोग जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और इसे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लंबी सीरीज चलती चली आ रही है। अब चूंकि आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, आप लोग जिनका भी अभी नया न्यू ज्वाइनिंग है, आप लोगों का एग्जाम है नवंबर 26। तो अब आप लोगों को जो करंट अफेयर्स टारगेट करना है वो करना है मिनिमम मई 2023 से स्टार्ट करिए, ठीक है। इससे पहले का भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मई 23 से लेकर फिर आगे नवंबर तक का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अपन तो सर अभी जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो मई और जून का जो भी करंट अफेयर्स हो चुका है, वो सारा करंट अफेयर्स का जो वीडियो लेक्चर है वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट पीएससी का आप यूट्यूब चैनल पे चले आएंगे, वहां एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है हर एक मंथ की, वहां से आप ये करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो पीडीएफ की भी व्यवस्था अवेलेबल है। पीडीएफ आपको हमारा जो क्या कहते हैं, आपको मैं अभी एक लिंक शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में,
कल भी शेयर किया था, ठीक है, एक गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां से आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब जो पुराने करंट अफेयर्स हो चुके हैं उनको मत डाउनलोड करिएगा, अब जो करंट अफेयर्स डाउनलोड करिएगा वो करेंगे आप लोग मिनिमम मई से स्टार्ट, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको लेके चलना पड़ता है, मिनिमम 6 मंथ्स का, ठीक है। और पीडीएफ में कुछ लोगों का रहता है कि सर प्रिंट कराना है, तो उसके लिए गूगल ड्राइव में जब आप जाओगे लिंक में तो एक फोल्डर मिलता है प्रिंट नाम से, प्रिंट नाम से जो फोल्डर मिलता है उसमें प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो अगर ये करंट अफेयर्स में स्लाइड है 240, ठीक है, 240 पेजेस के करंट अफेयर्स होते हैं, लेकिन उसमें आपको करीब करीब वो कन्वर्ट करके 60 पेजेस में कर दिए जाएंगे, है ना, एक पेज में 4 स्लाइड ऐड कर दी जाएंगी, तो प्रिंट कराने में वो 1/4 हो जाता है आपका कॉस्ट, ठीक है। तो जिनको प्रिंट कराना हो वो प्रिंट वाले फोल्डर में जाके उसे प्रिंट करा सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ उसे प्रिंट कराएं, बेटर ये है अपने खुद के नोट्स बनाएं, वो ज्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। देखिए अभी जो सितंबर 7 का एग्जाम है उसके लिए फरवरी से स्टार्ट करिए, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त तक का, ये फरवरी, ये सितंबर वालों के लिए बता रहे हैं, वो अगस्त तक का करंट अफेयर्स करें, और कहाँ से उन्हें स्टार्ट करना है, फरवरी से मिनिमम करना है, ठीक है लहर जी। चलिए सर, तो ये हो गई इंट्रोडक्टरी बातें, अब स्टार्ट करते हैं सर आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, recently launched, what is the name of the world's largest private satellite? Saturn 2, Ramanujan, Jupiter 3 या फिर एप्पल? Recently launched, what is the name of the world's largest private satellite? Saturn 2, Ramanujan, Jupiter 3 या फिर एप्पल? बताइए सर। देखो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सैटेलाइट अभी जो बनी है उसका नाम है जुपिटर 3, ठीक है। और ये किसने लॉन्च करी है? ये आपका जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। देखो पहले सरकारी एजेंसीज होती थी जो स्पेस मिशन करती थी, जैसे नासा है यूएसए का, इंडिया में इसरो है, ठीक है। बट धीरे धीरे अब प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो स्पेस में इन्वॉल्व होने लगी, जैसे अमेरिका की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके चीफ कौन है? एलॉन मस्क, ठीक है। इसी तरह से इंडिया में भी धीरे धीरे प्राइवेट स्पेस कंपनीज धीरे धीरे डेवलप हो रही, लाइक जैसे अग्निकुल कॉस्मोस है, और भी छोटी छोटी कंपनीज है, आने वाले दौर में वो भी एक बड़ी कंपनी बनेगी, इसरो भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वालेकुम सलाम मीजिंग, बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं मीजिंग आप। तो ये जो आपका सैटेलाइट का नाम क्या था? जुपिटर 3। इनके रॉकेट का नाम है फाल्कन, ठीक है। जैसे इसरो लॉन्च व्हीकल्स कैसे यूज करता है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये नाम है इसरो में। स्पेस एक्स का जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम क्या है? फाल्कन, उसने इसको लॉन्च किया था। इसका पर्पस क्या है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, हाई डेंसिटी सैटेलाइट है, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू कस्टमर्स अक्रॉस नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। Recently, who among the following has been elected as the new chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change? Thelma Cruz, Debra Roberts, Jean Pascal या फिर जेम्स फर्गूसन स्केल? Who among the following has been elected as the new chair of the Intergovernment Panel on the Climate Change? बताइए सर, थेल्मा क्रूज, देबरा रोबर्ट्स, जीन पास्कल या जेम्स फर्गूसन स्केल? अभी हम बात करेंगे सर ये इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है क्या। बताइए सर, इसका नया चेयरमैन कौन बना? नहीं पता है तो तुक्का लगाइए। करेक्ट आंसर इज जेम्स फर्गूसन स्केल,
ठीक है, जैन साहब इसके कौन है, चेयरमैन है। आईपीसीसी है क्या सर? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो डेटा कलेक्ट करती है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। यही आईपीसीसी है जो बताती है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, और ये 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और यही 2 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो कितनी बड़ी बड़ी तबाही आएगी। ये सारी चीजें कौन बताता है? आईपीसीसी बताता है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया है, ये भी किसने बताया? आईपीसीसी ने बताया। ठीक है, ये 1988 में सेटअप की गई थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर इसको क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? क्लाइमेट से रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट करना, उसी के रिलेटेड फिर डिबेट्स होती हैं, उसी के रिलेटेड क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज हम लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आईपीसीसी मेनली किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक नैरेटिव का मायाजाल? क्वेश्चन नंबर 92 करेक्ट आंसर क्या होगा? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नैरेटिव का मायाजाल? बताइए सर। करेक्ट आंसर इज बलबीर घोष। ठीक है, नैरेटिव का मायाजाल मतलब कौन है हम, क्या है हमारी पहचान। तो ये सारे जो हमारे क्वेश्चन, आखिर हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, क्या भारत 15 अगस्त 1947 से पहले एक राष्ट्र नहीं था, क्या भारत में बहुलतावाद, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता विदेशों द्वारा दिया गया कोई उपहार है। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं कि मतलब नेशन का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, क्या डेमोक्रेसी जैसे कंसेप्ट यूरोपियंस ही लेके आए थे इंडिया में या पहले से एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजों पर एक उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा है। तो इस किताब का नाम क्या है? नैरेटिव का मायाजाल। और ये किसके ऑथर कौन है? बलबीर पुंछ। ठीक है, हिंदी में ये किताब है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, recently India won a total 5 medals including 3 gold in the Junior Asia Cup Judo Championship 2023. It was held in which of the following countries? अभी जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 हुआ था। इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते जिसमें 3 गोल्ड हैं। तो ये किस कंट्री में हुआ था? हाँ जी, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप यूटीसी का ही एग्जाम्पल ले लो, 5 सवाल आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। ठीक है, और 2 लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है आपके एग्जाम के बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 हुआ था। इंडिया ने 5 मेडल जीते। तो वो किस कंट्री में हुआ था? जापान, चाइना, साउथ कोरिया या फिर इंडोनेशिया? बताइए सर। हाँ जी, ये इवेंट सर आपका कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था। चाइना की कैपिटल उम्मीद है सबको पता होगा, बीजिंग है चाइना की कैपिटल। ठीक है, तो इंडिया की मेडल टेली में थे 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, एक गोल्ड मेडल किसने जीता?
उन्नति ने जीता, और आपका जो अरुण थे एंजॉयड विक्टीरियस। उसके अलावा जो यश गंगास थे सिल्वर मेडल, और जो श्रद्धा कादुबल चौपाटी थे ब्रॉन्ज। ठीक है, तो मेडल्स के वैसे इतना नाम ध्यान ना भी रखें, ये ध्यान रखना ये इवेंट कहाँ हुआ था, जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप वाज इन चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 94। हाँ जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट आ चुकी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट अच्छे से पढ़िएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 की आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप्स इन 2021? राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। According to the recent NCRB data 2021, which of the following states had the highest crime rate against scheduled caste groups in 2021? राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश या फिर आपका बिहार, बताइए। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। अभी एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें उन्होंने इश्यूज हाईलाइट करे हैं लाइक डेली वेज अर्नर्स का और विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं। अभी इसका आंसर क्या था, ये क्वेश्चन था अबाउट द हाईएस्ट क्राइम रेट शेड्यूल कास्ट ग्रुप के अगेंस्ट। हाईएस्ट क्राइम रेट कहाँ देखने को मिला है, तो हाईएस्ट क्राइम रेट देखने को मिला है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, देन राजस्थान। तो एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट्स में सुसाइड विक्टिम्स की बात करी है जिसमें उन्होंने कहा जो डेली वेज अर्नर्स है वो सबसे बड़ा प्रोफेशन वाइज ग्रुप है जो सुसाइड करता है। उसके बाद जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है उसमें भी काफी राइज देखने को मिला है। जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम है वो पोक्सो एक कानून है उसके अंडर उन्हें क्या कहते हैं रजिस्टर किया जाता है, तो वो इंडिया में थर्ड हाईएस्ट क्राइम निकला है अगेंस्ट चिल्ड्रन। फिर उसके अलावा पंजाब में सबसे ज्यादा क्राइम रेट्स देखे गए ड्रग से रिलेटेड, और शेड्यूल्ड ट्राइब के अगेंस्ट भी केसेस में राइज है, और शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट भी जो एट्रोसिटीज है उन केसेस में भी राइज देखने को मिला है एज पर द एनसीआरबी रिपोर्ट 2021। एनसीआरबी रिपोर्ट क्या करता है, इंडिया भर में जितने केसेस हुए हैं, मतलब जितने भी आपका केसेस फाइल होते हैं उन सब की डिटेल अपने पास रखता है। तो एनसीआरबी 1986 में बनाया गया था। टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन और एमएचए की टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स प्रोजेक्ट। यानी जितना भी देश भर में ऐसे कोई भी लोग जो कहीं भी क्राइम करते हैं, ठीक है, उनके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे क्या कहते हैं डिटेल्स रखना, ये किसका काम है? एनसीआरबी का काम है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये किसके अंडर आता है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इस रिपोर्ट में जो भी एक्सीडेंटल डेथ्स हैं और सुसाइड्स उसके बारे में प्रिजन का डेटा है, फिंगरप्रिंट्स का डेटा है, और रिपोर्ट है मिसिंग विमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, तो एक कंप्लीट क्राइम से रिलेटेड जितना भी डिटेल है एनसीआरबी ने पब्लिश किया है। तो इसमें कुछ अगर हम लोग बात करें, जैसे एक जो आपसे पूछ सकता है हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जैसे शेड्यूल कास्ट में तो मैंने आपको बता दिया, तो हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन 2021 में अगर हम देखें क्राइम रेट की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है? ये नंबर ऑफ केसेस है 2019 में, 2020 में, 2021 में, डिफरेंट स्टेट्स के। जैसे आपका ये जो रेड है वो दिखा रहा है आसाम, है ना, जो ये वाला येलो है वो दिखा रहा है हरियाणा, और जो ग्रीन है ये आपका राजस्थान। तो ये नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखोगे राजस्थान में तो 41,000 कुछ थे, फिर 34, देन 40। 2020 आपको ऐसे भी मान के चलना है, ये वो साल था जो कोरोना की वजह से क्राइम रेट्स यहाँ घटे थे, है ना। 2020 में कोरोना की वजह से आप क्राइम रेट्स घटे हुए भी यहाँ पर देखोगे। 2021 में अगर हम बात करें क्राइम रेट की,
तो आसाम में 168 है, उड़ीसा में 137 है, हरियाणा में 119 है, और तेलंगाना में 111 है, और राजस्थान में 105 है। यानी सबसे ज्यादा अगेंस्ट द विमेन अगर क्राइम रेट है तो वो कहाँ निकल के आया है, आसाम में, दैट इज 168.3, हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन इन आसाम 168.3। और ये क्राइम रेट क्या होता है, ये निकलता है पर लैख ऑफ पॉपुलेशन, यानी हर 1 लाख विमेन इन आसाम में से 168 के अगेंस्ट क्राइम होता है, ठीक है। यानी पर 1 लाख विमेन इन आसाम 168 के अगेंस्ट क्या होता है, क्राइम होता है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट क्राइम रेट इन आसाम देखने को मिला। उसके अलावा फिर प्रोफेशन वाइज अगर हम सुसाइड रेट्स को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा जो प्रोफेशन जो सुसाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है डेली वेज अर्नर्स, यानी जो लेबर होती है, आपका जो सब्जी वगैरह वाले होते हैं, जो जिनका दिन की कमाई होती है, बस डेली कमाते हैं, उनके पास कोई सेविंग नहीं होती, अगर किसी भी दिन वो कमाई नहीं कर पाते हैं तो उससे उन्हें काफी लॉस उठाना पड़ता है। जैसे जब कोरोना आया था तो सबसे बड़ा लॉस ये डेली वेज वर्कर्स को ही हुआ था, क्योंकि इनके पास कोई सेविंग नहीं होती, ये डेली कमाते हैं, डेली खर्च करते हैं, ठीक है। तो सेविंग जैसे इनके पास कुछ खास होता नहीं है, इसीलिए इनका जो शेयर देखा गया है सुसाइड रेट में वो सबसे बड़ा शेयर देखा गया है। अब इससे फायदा क्या होता है, इस डेटा को कलेक्ट करने से, इस डेटा को कलेक्ट करने से फायदा ये होगा, अब सरकार को पता है कि हाँ भाई डेली वेज अर्नर सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज बनाएगी जिससे डेली वेज अर्नर्स को फायदा पहुंचाया जा सके। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी स्वनिधि, ठीक है। स्वनिधि में क्या था, ऐसे जो पब्लिक हॉकर्स थे, मतलब जो रेडी वगैरह लगाने वाले आपके दुकानदार थे या रेडी लगाने वाले लोग थे, उनको 10,000 रुपी का लोन दे रही थी सरकार बिना किसी कोलैटरल के, ठीक है। तो इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, बट स्टिल देयर इज ए मच टू डू एज द डेटा सजेस्ट, ठीक है सर। तो ये रिपोर्ट थी आपकी 2021 की। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो सर गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has announced to launch Meri Mati Mera Desh campaign on 9th of August on the occasion of anniversary of which of the following historical events। 9 अगस्त को कुछ हुआ था सर, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपेन अनाउंस किया है, मेरी माटी मेरा देश। बताइए सर, तो 9 अगस्त को क्या हुआ था? हाँ जी बिल्कुल, 9th ऑफ अगस्त को हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ठीक है। तो इधर 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उधर हम अंग्रेजों से आजादी की डिमांड कर रहे थे, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। ब्रिटिशर्स हमें मतलब पटाने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर लेके आते हैं वो लोग। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन बेस्ड हैं, जिसमें वो हमको डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, लेकिन उस टाइम हमने डिसाइड कर लिया था कि भैया अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए।
तो उसके बाद जब ये डोमिनियन स्टेटस के आगे ब्रिटिशर्स नहीं बढ़ रहे थे, तब गांधी जी ने कहा अब जरूरत है एक बड़ा आंदोलन करने की। तब 1942 में आपका स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। तो आजादी से पहले या 1947 में जो आजादी मिली, उससे पहले जो इंस्टिगेटिंग इवेंट्स थे जिन्होंने आजादी की जो राह है उसे आगे बढ़ाया, इंस्टिगेटिंग इवेंट्स में एक तो सबसे बड़ा इवेंट था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, और दूसरा उधर था इंडियन नेशनल आर्मी। आज सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी थी, वो भी अपनी मार्च इंडिया की तरफ करते आ रहे थे, और उनके जो सोल्जर्स पकड़े गए थे उनका ट्रायल ये चलाया गया था यहाँ की कोर्ट्स में। तो वो ट्रायल के खिलाफ जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो आपका भावना थी लोगों की, हेटफुल जो हमारा भावना थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वो और ज्यादा बढ़ गई कि हमारे देश की पहली फौज बनी और उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स मुकदमा चला रहे। तो आईएनए ट्रायल और क्विट इंडिया मूवमेंट ये दो बड़े फैक्टर बने थे, ये दो बड़े फैक्टर बने थे आपका इंडिया को आजादी दिलाने में इन 1947 एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो अभी उसी क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करने के लिए मेरा माटी मेरा देश कैंपेन चलाया जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से सॉइल कलेक्ट की जाएगी, उस सॉइल से क्या होगा, एक गार्डन डेवलप किया जाएगा अलोंग द कर्तव्य पाथ। ठीक है, कर्तव्य पाथ क्या है, ये सर एक रोड है, इधर इंडिया गेट है और इधर प्रेसिडेंट हाउस है। ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस और इंडिया गेट के बीच में एक रोड है। ब्रिटिशर्स ने इसका नाम रखा था किंग्स वे। जब ब्रिटिशर्स चले गए तब इसका नाम बदल के कर दिया गया राजपथ, और अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने इसका नाम बदल के कर दिया है कर्तव्य पथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इस कर्तव्य पथ के अलोंग साइड, इधर तो वैसे एक ही ऐसे इंटरसेक्शन रोड है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गार्डन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं गार्डन्स में डिफरेंट डिफरेंट एरिया से सॉइल लाई जाएगी और वहां पर ये गार्डन को आपका डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा शिल्प फलकम लगाया जाएगा, यानी मेमोरियल प्लेक, मतलब एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी उनके नाम लिखे जाएंगे। ठीक है सर, और ये सारा काम कहाँ किसके थ्रू कराया जाएगा, मनरेगा के थ्रू कराया जाएगा, क्योंकि मनरेगा स्कीम के तहत 100 डेज की जॉब गारंटी करती है ना सरकार लेबर की, तो वो 100 डेज की जो गारंटी लेबर है वो यहाँ पर उन्हें यूज करेंगे, तो मनरेगा के थ्रू उनसे ये काम करवाया जाएगा। ठीक है सर, तो दैट इज ऑल अबाउट मेरा माटी मेरा देश, सॉरी मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। क्लियर है सर? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। Recently, Union Minister Amit Shah has unveiled the book Memories Never Die. It is about who amongst the following? Dr. APJ Abdul Kalam, Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Dr. Bhimrao Ambedkar. Recently, Union Minister Amit Shah has unveiled the book Memories Never Die. It is about who amongst the following? APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर? बताइए सर। Union Minister has unveiled the book Memories Never Die. It is about who amongst the following? APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। हाँ जी, ये किताब किसके बारे में है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। This book has inspired immense interest and reverence among readers across the country. Released by the Union Home Minister Amit Shah, it sheds light on the remarkable life of Dr. APJ Abdul Kalam, one of India's most beloved and esteemed figures. Authored by Dr. Nazima Maraikayar and Dr. Y.S. Rajan. ठीक है, तो ये दोनों कौन है? इसके ऑथर हैं। The book provides a heartfelt and comprehensive account of the late president life's journey. ठीक है,
तो एक इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी रही एपीजे अब्दुल कलाम की, तो उसी इंस्पायरिंग लाइफ को उन्होंने इस किताब में उतारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द न्यू वेबसाइट। अभी किस मिनिस्ट्री ने एक वेबसाइट, अभी एक मिनिस्ट्री है उसने एक वेबसाइट लॉन्च की है ग्रीन अलर्ट्स, एक एप्लीकेशन लॉन्च की समुद्रा, और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया इंडोबिस ऑन इट्स फाउंडेशन डे। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलो करेक्ट आंसर है, ये सब बनाया आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अगर समुद्रा वर्ड आप रिलेट कर पाओगे तो समझ पाओगे, जो हमारा डीप ओशन मिशन है उससे रिलेटेड है ये। तो ये सब काम कौन कर रही है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने अपना 17 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था with the launch of several citizen-centric initiatives. These initiatives aim to enhance weather services, disseminate information, and promote ocean-related services and biodiversity. देखो ये ऐप रिलीज करने का जो वजह है और ये जो आपका वेबसाइट है, इसका मेन पर्पस क्या है? वेदर सर्विसेज बढ़ाई जा सके, इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड की जा सके, और ओशन रिलेटेड सर्विसेज को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने? 4 नए मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ओपन किए हैं, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट में 3 बड़े सेंटर्स ओपन हुए हैं, एक मणिपुर में इम्फाल हुआ है, नागालैंड में कोहिमा, और मिजोरम में आइजोल। ये 3 बड़े सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट, और एक अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर ओपन किया है। अब ज्यादा सेंटर्स ओपन करेंगे तो ज्यादा डेटा कलेक्ट होगा, तो ज्यादा बेटर तरीके से वो वेदर रिपोर्ट आपका दे पाएंगे। अलर्ट वगैरह देने के लिए और एडवाइजरी वगैरह देने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, www.greenalerts.in। तो इससे फायदा किनको होगा? फार्मर्स को होगा। उन्हें पता चल जाएगा एडवांस में ही कि इस बार मॉनसून कैसे रहने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी फसल प्लांट करेंगे। या फिर जो आपका फिशर फॉल्क हैं या लाइव स्टॉक रियरर्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना प्लानिंग करेंगे। उसके अलावा एक एटलस प्रोवाइड किया है, 1971 से 2020 रेनफॉल एटलस प्रोवाइड किया है, कहाँ कहाँ कितनी क्या बारिश हुई उससे रिलेटेड पूरी डिटेल। और एक पूरा एक पोर्टल लॉन्च किया है इंडोबिस, उसका मतलब क्या है? इंडियन ओशियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक वेब पोर्टल है जिसपे पूरे जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी पूरी बायोडाइवर्सिटी की डिटेल वहां पर मेंशन है। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन मरीन स्पीसीज ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, तो हमारी जो ओशन में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसकी पूरी डिटेल आपको इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ये हमारा वो एरिया होता है जिसमें हमें अधिकार है खुद से माइनिंग करने का, कोई और कंट्री इसमें माइनिंग नहीं कर सकता, ठीक है। एक होता है टेरिटोरियल वाटर्स, एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो अलग अलग टर्म्स है, तो कभी डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एक बार कर चुके हैं, फिर आगे कभी टाइम लग मिलेगा तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में और बात करेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है क्वेश्चन नंबर 98। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फॉर एन एडिशनल 2 years अंटिल जून 30, 2024, ठीक है। पहले ये 2022 तक वैलिड थी, अब इसको फिर और 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर रही है? नीति आयोग, नाबार्ड, ईएसआईसी या एलआईसी? बताइए सर। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसे कौन इंप्लीमेंट कर? हाँ जी सर। तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? तो करेक्ट आंसर इज योर ईएसआईसी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? देखो, कोई भी स्कीम आती है, योजना मतलब स्कीम, कल्याण मतलब वेलफेयर, ठीक है। अटल मतलब ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। व्यक्ति मतलब पर्सन, बीमित मतलब कोई इंश्योर्ड पर्सन। तो इस स्कीम का पर्पस क्या? हर एक स्कीम की एक टारगेट ऑडियंस होती है, इसी तरह से इस स्कीम की भी एक टारगेट ऑडियंस है। ये किसको टारगेट करती है? ऐसे लोग जो, ऐसा नहीं कि जो अनएम्प्लॉयड है, ये ऐसे लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी या फिर वो किसी वजह से जॉबलेस हो गए, लाइक जैसे मान लो चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, अगर ऐसे कई लोग हैं चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न की वजह से अगर उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, तो ऐसे लोगों को, या फिर ऐसे लोग जिन्हें नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो ऐसे लोगों को क्या सरकार प्रोवाइड करेगी? ये प्रोवाइड करेगी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। एक तरीके से सरकार उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। एक संस्था है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो इस स्कीम को कंटिन्यू करेगा। इसमें डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में सरकार आपको कैश प्रोवाइड करेगी, जो भी पर्सन इंश्योर्ड होंगे इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो इसमें पहले आपका इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। This financial assistance will be given to insured persons even while they search for new engagement. Beneficiary insured workers will be paid money from their own contributions towards ASI scheme in cash through bank account transfer. ठीक है, तो एक तरीके से इंश्योरेंस स्कीम है सरकार की कि कल आपको मान लो नौकरी नहीं मिल रही है या आपकी नौकरी चली जा रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको एक इंश्योरेंस दे रखा है, तो दैट इज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। Alright. हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है?
क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तो कोई भी स्कीम बहुत डिटेल में नहीं जाना, उसका बस मेन टारगेट पकड़ना कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि कल आपकी नौकरी चली गई तो क्या। तो एक तरीके से नौकरी जाने के टाइम पे ये आपको क्या प्रोवाइड करेगी सर, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। क्वेश्चन नंबर 99, according to the recently released all India tiger estimation report, there are total how many tigers in India 2022। अभी एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 आई है, तो एज पर द रिपोर्ट 2022 में हमारे पास कितने टाइगर्स हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि वो काट के बताओ कि अभी ये टाइगर इतने मर गए, ये सब नहीं। ठीक है, तो टोटल बताने कितने टाइगर्स इंडिया में थे इन 2022। हाँ जी सर, बताइए जरा। करेक्ट आंसर 3680। ठीक है, ग्लोबल टाइगर डे किस दिन होता है, 29 जुलाई को। देखो डेज एंड डेट्स आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ग्लोबल टाइगर डे याद रखना जुलाई 29 को। उस दिन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ये आपका डेट पूछी गई थी फायरमैन के एग्जाम में। तो एक 2022 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज की गई है। उस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन पहुंच गई 3682 इन 2022। ठीक है, The numbers in the report revised from 3167 earlier। पहले कितना था 3167, अब कितना है 3682। तो कितना 6.1% का इंक्रीमेंट देखा गया है एक साल। अगर क्वेश्चन ये ना बने, ये देखो अगर क्वेश्चन बनेगा एक तो ऐसी डायरेक्ट बन जाएगा कि आपसे डायरेक्ट पॉपुलेशन पूछ लेगा, या क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन किस स्टेट में। तो सर सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, 785। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटका, देन उत्तराखंड, देन महाराष्ट्र। ठीक है, और अगर किसी टाइगर रिजर्व में कंपेयर किया जाए कि सबसे ज्यादा टाइगर किस टाइगर रिजर्व में, द टाइगर अबेंडेंस विद इन द टाइगर रिजर्व इज हाईएस्ट इन कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट में 260 टाइगर्स है आपका, फिर सेकंड पे आता है आपका बांदीपुर। किन एरियाज में सबसे ज्यादा टाइगर इंक्रीज देखी गई है, सेंट्रल इंडिया में, शिवालिक हिल्स में और गैंगेटिक प्लेन्स में आपको देखने को मिली है। ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, यानी ये आपका ये वाला एरिया, इधर साइड थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, कुछ डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आपका मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, वहां से भी देखने को मिली है। ठीक है, तो कुल मिला के बस ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के पास है, और टोटल पॉपुलेशन 2022 में कितनी थी, 3682। ठीक है सर, जब 2023 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे 2023 में क्या पॉपुलेशन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। बताइए सर, मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री या फिर पंचायती राज मिनिस्ट्री। हाँ, तो मेरा गांव मेरी धरोहर ये कल्चर मिनिस्ट्री का आपका इनिशिएटिव है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मतलब हर जगह ये नहीं गांव लिखा है तो मतलब रूरल ही लगाना है ना, ये कल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो विलेजेस को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। ऐसे विलेजेस जो इन्वायरमेंट के लिए फेमस, उन्हें कह दिया गया है इकोलॉजिकल। ऐसे जहां पर डेवलपमेंट देखी जा रही है, डेवलपमेंटल। और जिनका कोई इतिहास से लेना देना है, हिस्टोरिकल। इकोलॉजिकल जैसे बिश्नोई विलेज है राजस्थान में, उत्तराखंड में रैनी विलेज है,
बिश्नोई विलेज आपका ब्लैक बक के लिए फेमस है, ठीक है, वहां पे ब्लैक बक को मतलब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। रेनी विलेज जहां पर चिपको मूवमेंट हुआ था। डेवलपमेंट का जैसे एग्जांपल मोधेरा नाम का गांव है गुजरात में, जो इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है। इसी तरह के देखो फैक्ट बन जाते हैं एग्जाम में, मोधेरा इज द फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज इन इंडिया। ये छोटे छोटे फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। हिस्टोरिकल की बात करें तो कांदेल फेमस है जहां पर जल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। सुकेती फेमस है जहां पर एशिया का ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क है। और पंद्रेथन कश्मीर में इज द विलेज ऑफ शेवाइट मिस्टिक लाल देव, ठीक है। अब इन कैटेगरीज में बांटने के बाद सरकार का एक मिशन चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। इस मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चला रही है। इसका पर्पस क्या है कि हर एक गांव की इंडिविजुअल पहचान डेवलप करी जाए, ठीक है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक खासियत है, उसके अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की खासियत है, ठीक है। इसी तरह से वो हर एक गांव को एक किसी चीज से, या तो वहां की हिस्ट्री से या वहां की इकोलॉजी से या वहां के डेवलपमेंट से लिंक करना चाहते हैं, यानी हर एक गांव की इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहते हैं। यही पर्पज है ये मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव, ठीक है। ये इनिशिएटिव के तहत आपका मिशन चल रहा है, मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। इसमें क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, आर्टिस्ट का, आर्ट की फॉर्म्स का और जो भी कल्चरल रिसोर्सेस हैं, ताकि जो भी हमारा एक आर्ट और कल्चरल हेरिटेज में मैप है उसको प्रिजर्व किया जा सके। मतलब एक पूरी मैपिंग की जाएगी हर एक गांव में कि यहाँ पर कौन आर्टिस्ट हैं, यहाँ पर क्या क्या आर्ट फॉर्म्स मिलती हैं, यहाँ पर क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं, इस तरह का एक पूरा मैपिंग की जाएगी। ये काम किसको दिया गया था, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को दिया गया था। तो जितने भी तकरीबन 6.5 लाख विलेजेस है हमारी कंट्री में, उन सबको कवर करना है और एक क्लस्टर विलेजेस पे क्रिएट शॉर्ट फिल्म्स ऑन 6500 विलेज क्लस्टर, ठीक है। कई सारे विलेजेस को मिला के एक विलेज क्लस्टर बनाया जाएगा, हर एक विलेज क्लस्टर पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई जाएगी, ठीक है, वहां के यूनिक हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हुए। हर एक ये डेटा की मैपिंग होगी, डेमोग्राफी बनाई जाएगी, प्रोसेस को फॉर्मलाइज किया जाएगा, सारी कल्चरल एक्टिविटीज एक अम्ब्रेला के नीचे लाई जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है। तो ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, ठीक है सर। तो ये इनिशिएटिव है आपका किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, मेरा गांव मेरी धरोहर। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। कोई डाउट होने से पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। तो ये सर आपका जो क्वेश्चन था, ये था आपका क्या कहते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ जुलाई। तो यहाँ पर आते आते आपका जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो अगस्त के करंट अफेयर्स का करेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपका ऐप पर अपलोडेड है, तो जो अभी न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, उनके ग्रुप पर मैं करंट अफेयर्स की लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। आप वहां से सारा करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग ग्रुप में एनरोल्ड नहीं है वो भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिंपली ये वीडियो के डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टिल अगर वहां से वीडियो डाउनलोड नहीं कर पा रहे, ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक है उसे अपने पास रखिएगा, जब भी पीडीएफ आएगा नया उसी में अपलोड होगा, ठीक है। तो अभी जिन्होंने पहले भी जुलाई का डाउनलोड किया था वो एक बार फिर से उस लिंक से डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि आज मैंने फुल एंड फाइनल जुलाई की पीडीएफ उसमें अपलोड कर दी है, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और लिंक नहीं मिल रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे इस नंबर पे 9990784642, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे अगर आपको लिंक चाहिए, ठीक है सर। चलिए सर, तो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। चलिए सर, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।